हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। मेरा नाम है समरेश श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी की वीडियो लेके आया हूं। मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं एफकेट 1 2022 का जो आपका एग्जाम है एयरफोर्स के अंदर सिलेक्शन के लिए एज एन ऑफिसर, आप किस तरीके से इस एग्जाम को अप्रोच करें, एक बार में किस तरीके से इस पेपर को निकाला जाए और फिर आगे एएफएसबी के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, काफी आगे तक मैं इसमें गया हूं, कई बार मैंने एएफएसबी दिया है, तो इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूं। मैं आपको पहले तो नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, सिलेबस बताऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा और किस तरीके से, अब सिर्फ आपके पास 2 महीने आप पकड़ के चलो, दिसंबर ऑलमोस्ट जाने वाला है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी सेकेंड वीक तक आप मान के चलो कि आपकी एग्जाम की डेट आ जाएगी। तो इस बचे कुचे टाइम को हमको किस तरीके से यूज करना है, ये वीडियो आपके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो भी होगी कि किस तरीके से हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं एक ही बार में। भले ही जो बच्चे नए हैं तैयारी में, उनके लिए भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है, और जो बच्चे पुराने हैं उनके लिए भी एग्जाम निकालना कोई टफ बात नहीं है। एफकेट का पेपर बहुत हाई लेवल का नहीं आता है। अगर आप सही स्ट्रैटेजी के साथ चलोगे तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, क्योंकि ये वाला पेपर खुद एयरफोर्स कंडक्ट करवाती है, जबकि जो दूसरी एंट्रीज होती हैं आर्मी में, जैसे सीडीएस हो गई, एनडीए हो गई, तो वो वाले एग्जाम्स थोड़े से हाई लेवल पे होते हैं, क्योंकि वो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। पेपर को किस तरीके से हमें अप्रोच करना है, पहला स्टेप है हमारा एग्जाम क्रैक करना, और उसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका एएफएसबी। तो हमने कहीं भी डील नहीं छोड़नी है। अब देखते हैं, मैं आपको पहले नोटिफिकेशन दिखाता हूं और इसकी थोड़ी बहुत मैं आपको डिटेल्स बता देता हूं, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। और इसका लिंक आपको वैसे अभी तो गूगल पे चले जाओ, आपको आराम से मिल जाएगा हर जगह, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। ये है आपका नोटिफिकेशन इंडियन एयरफोर्स का। इसके अंदर एंट्री किस तरीके से ली जाएगी, आपको किसकी पिप मिलेगी, आपको रैंक मिलेगी इसके अंदर फ्लाइंग ऑफिसर की। चाहे आप लॉजिस्टिक्स से जाओ, एडमिन से जाओ, अकाउंट्स डिपार्टमेंट से जाओ, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, या फ्लाइंग ऑफिसर डायरेक्ट फ्लाइंग ब्रांच में जाओ। तो ये सारी है इसकी क्राइटेरिया। अब देख लेते हैं कौन कौन बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले सिलेक्शन प्रोसीजर इसका समझ लो। अगले साल जनवरी, अभी आ रहा है 2022, 2023 1 जनवरी से आपका ये कोर्स शुरू हो जाएगा। तब तक आपके सारे सिलेक्शंस पूरे हो चुके होंगे, जॉब आपके हाथ में होगी। 1 जनवरी 2023 से आपकी मेन जो ट्रेनिंग है डिंडीगल हैदराबाद के अंदर एयरफोर्स एकेडमी में शुरू हो जाएगी। जो फ्लाइंग वाले बच्चे हैं उनके लिए 74 वीक्स की ट्रेनिंग होती है, और जो आपके लॉजिस्टिक और एडमिन वाले हैं उनकी 52 वीक्स की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो सबको पता है ये जॉब ही नहीं है, जॉब से बढ़कर है। जो बच्चे डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं वो इस चीज को समझ सकते हैं, उनको अच्छे से पता होगा। इसके अंदर शॉर्ट सर्विस कमीशन, परमानेंट कमीशन, दोनों के लिए पोस्ट निकाली है। किस किस के अंदर निकाली है पहले ये समझ लो। देखो, फ्लाइंग ब्रांच है, फिर है आपका ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, और एनसीसी की जो सी सर्टिफिकेट वालों की स्पेशल एंट्री होती है, दे डू नॉट हैव टू गो थ्रू द एग्जाम एंड दे कैन डायरेक्टली अपीयर इन द एएफएसबी इंटरव्यू। अभी मैं आपको बताऊंगा कि पहले आपने इसका एग्जाम क्रैक करना है, इसकी कट ऑफ कितनी जाती है, आपको कितना टारगेट करना है, वो भी मैं आपको सब बताऊंगा। एएफएसबी होता है 5 डे का इंटरव्यू प्रोसीजर। जब आप वो क्लियर कर लोगे फिर आपका मेडिकल होगा और फिर आपकी मेरिट निकल के आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। पहले ये समझ लो कि टोटल इसमें वैकेंसीज हैं 317 इस बार। ठीक है, इसमें मेन जो आपकी चीज होती है वो होती है एएफएसबी। एएफएसबी ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आपके अंदर देखी जाती हैं। अभी पहले एग्जाम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन बच्चे दे सकते हैं इस पेपर को, पहले वो देख लेते हैं। देखो, इसके अंदर फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल और फ्लाइंग एनसीसी वाली। नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि इस एग्जाम के लिए कितनी से कितनी एज वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। देखो, फ्लाइंग ब्रांच के लिए क्या है ना कि आपकी उम्र होनी चाहिए 20 से 24 के बीच में। जो बच्चे, मतलब कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो 1 जनवरी 2023 से पहले पहले, मतलब आप 24 के अंदर अंदर होने चाहिए। और बिटवीन 2 जनवरी 1999, मैं आपको इसको क्लियर करके दिखाता हूं, रुको। 2 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2003 के बीच का अगर आपका बर्थ है तो आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए अभी आपको बताता हूं मैं। और हाँ, फाइनल ईयर वाले भी इस एग्जाम को भर सकते हैं, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं कि आपका फाइनल ईयर नहीं खत्म हुआ तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसकी बेसिक नेसेसिटी 60% आपकी होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। ठीक है, इसके लिए जो आपका लगेगा
ये आपको नेक्स्ट स्लाइड पे मैं दिखाता हूं कि फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपको चाहिए एक बैचलर डिग्री, किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है वो, बस एक शर्त है कि आपके फिजिक्स और मैथ्स होनी चाहिए 10+2 में, और इसके अंदर सेपरेटली 50% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। अगर ये है आपके पास, आप साइंस स्टूडेंट हैं, अभी मैं सबके लिए इस जॉब के अंदर सबके लिए अपॉर्चुनिटी है, सब एलिजिबल है। कहां कहां पे अभी आपको बताता हूं। या तो आपके पास ये हो, इसके अलावा आपके पास बीई की डिग्री हो सकती है, बाकी नॉर्मल जो बीटेक कोर्स होता है आपके पास वो हो सकता है। सबसे कम बच्चे इसके लिए ऑप्ट करते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल। इसकी जो एज पैरामीटर है वो क्या है देख लेते हैं। इसकी 20 to 26 ईयर्स चल जाएगी, और आपका जो बर्थ है वो इसके बीच में होना चाहिए, 2 जनवरी 1997 से लेके 1 जनवरी 2003 के बीच में। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि ग्राउंड ड्यूटी जो आपकी टेक्निकल एंट्री है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप इस चीज को देख सकते हो। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, हमारा भी मेन एम यह है कि फटाफट से मैं आपको नोटिफिकेशन बताऊं और एग्जाम ओरिएंटेड किस तरीके से स्टडी करनी है अभी उस पर आऊंगा। तो आपने ये नोटिफिकेशन आई होप पढ़ ली होगी, ये मैं नीचे भी लगवा दूंगा। ग्राउंड ड्यूटी के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल के अंदर, तो इसके लिए बच्चे थोड़े से कम एप्ट करते हैं। तो सबसे ज्यादा हाई डिमांड में रहता है आपका ये एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक, क्योंकि इसके अंदर जो बच्चे हैं उनका स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बच्चे इसको दे सकते हैं। कैसे कि इसके अंदर कोई भी बैचलर डिग्री चल जाएगी, बस आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, पहली चीज। दूसरा, मेल्स की हाइट 157.5 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए और फीमेल की कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इसलिए इस पेपर को देने के लिए एडमिन और लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट से बहुत सारे बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं। इवन बीटेक एंट्रीज वाले भी फ्लाइंग को ना ऑप्ट करके इसमें आते हैं बहुत सारे। इसलिए इस एग्जाम की सिर्फ कट ऑफ निकालने से कुछ फायदा नहीं होगा। अगर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, इफ यू गेट रिकमेंडेड इन AFSB, तो उसके बाद अगर मेरिट बनेगा तो आपके कट ऑफ से कम 15 से 20 नंबर ऊपर होने चाहिए, अगर आप इसके लिए जा रहे हो तो, क्योंकि इसके अंदर बच्चे बहुत सारे होते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर मार्क्स किस तरीके से गेन करने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, 2 महीने हैं अभी आपके पास। इसके अंदर भी एलिजिबिलिटी कई बच्चे पार कर जाते हैं इसको। इसके लिए आपको लिए बीकॉम का कोर्स, जो बच्चों ने कॉमर्स साइड से करा है, BBA फाइनेंस में करा है, तो आप अप्लाई कर सकते हो इस टाइप की बैचलर डिग्री। और हाँ, एयरफोर्स इज वेरी डिसिप्लिन्ड एंड पंक्चुअल एंड वेरी सीरियस अबाउट व्हाट दे आर राइटिंग। तो अगर उन्होंने लिखा 60% मार्क्स, और अगर आप वहां पे जाते हो, आपका AFSB आप चले गए, उसके बाद में फर्स्ट डे इफ यू गेट इन, आप स्क्रीनिंग के अंदर चले जाते हो, आगे अगली स्टेज पे जाते हो, तो आपका उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अगर उसके अंदर उन्हें कोई झोल लगेगा, वो घर पे आपको वहीं की वहीं भेज देंगे। तो गलती मत करना, जो चीजें बोली हैं 60% मतलब 60% कम से कम। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि 59 पॉइंट समथिंग है, तो यू आर नॉट एलिजिबल। एक दिन का भी डिफरेंस है डेट ऑफ बर्थ में, कोई सर्टिफिकेट में आपके इश्यूज हैं, वो आपको उसी वक्त आपको रेलवे स्टेशन भेज देंगे और फिर आपको घर आना पड़ेगा और आप वहां से बहुत निराश होकर आओगे। मैंने अपने सामने ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं वहां पे, इसलिए मैं आपको पहले आगाह कर रहा हूं। हाइट वही है, सेम क्राइटेरिया है। तो मेन अब आ जाते हैं एग्जाम किस तरीके का आएगा। ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एग्जाम की डेट आप मान के चलो फरवरी एंड या 2nd वीक ऑफ फरवरी, ठीक है। अभी इस पे आ जाते हैं, ये मैंने आपको डेट बता दी। अच्छा, एडमिन और जो वो वाली ब्रांच है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक, नॉन टेक्निकल एंट्रीज जो है, उसके अंदर आपकी एज 26 ईयर्स तक चल जाएगी। लेकिन देखो, जैसे इसकी 24 साल तक है, उसमें आपकी 26 तक चल जाएगी, लेकिन ये 26 कब होनी चाहिए? बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स। ऐसा ना हो कि आप 26 के पूरे हो चुके हो और फिर आपका जो 1 जनवरी 2023 है, तो इसमें भी मेंशन्ड होगा, देखो 1 जनवरी 2023 से पहले आप 26 के होने चाहिए, यानी आफ्टर क्लियरिंग एसएसबी खत्म होते होते तक आपकी 26 के अंदर ही होनी चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बाकी सिंपल सी बातें हैं, मोटा मोटी बात ये थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब आते हैं इसके एग्जाम सिलेबस पे, और जो बच्चे इसके लिए ऑप्ट कर रहे हैं, आप सैलरी स्ट्रक्चर तो ऑब्वियस सी बात है कि इस जॉब में होगा ही होगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स को पता है कि सैलरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो मैं यही बोलूंगा, वहां पे सिलेक्शन फाइनल होने का होगा जिनका फोकस होता है वाकई में अपनी सर्विस देना इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स के अंदर। आपके अंदर वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होनी चाहिए और ऐसी
जो बातें हैं उसको आप निगलेक्ट करके अपने गोल पे फोकस करोगे, तभी आप एएफएसबी क्रैक कर पाओगे, नहीं तो कोई चांस नहीं है। ठीक है, अब मैंने आपको ये सारी चीजें बताई दी हैं, बाकी आप नीचे से नोटिफिकेशन पढ़ लेना। जो बेसिक बातें थी वो मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं आपको इसका एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपके दिमाग में क्लियर बैठ जाएगी कहां से क्या क्या आता है। देखो, इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग में बेसिकली ये मिलिट्री एप्टीट्यूड टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल आपकी ज्यादा आती है। रीजनिंग हो गई, उसके अलावा आपका क्वांट में भी आपको मेन फोकस कहां करना है मैं अभी आपको बताऊंगा, और जनरल अवेयरनेस। थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न इसका टेंटेटिव रहता है, अभी बताऊंगा कैसे। पहली चीज, अभी हो गया ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इससे पहले ये लोग जो था पेपर वो ऑफलाइन हुआ करता था 2017-16 से पहले आई थिंक, तो उस टाइम पे ऑफलाइन होता था पेपर, अभी ऑनलाइन हो गया है। तो इसके लिए जो आपको टाइम मिलेगा वो आपको मिलेगा 2 घंटे। सवाल आपसे पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चंस का ये पेपर होगा। हर क्वेश्चन का नंबरिंग, मतलब हर क्वेश्चन कम से कम मतलब पूरे 3 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की, यानी अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपका 1 नंबर जो है वो माइनस हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आपका पेपर बनेगा 300 मार्क्स का। अब जो एफकेट का कॉमन टेस्ट है, ये फ्लाइंग ब्रांच वाले, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल वालों के लिए सेम रहेगा। जो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में जा रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशंस भी आपको पता है, और वो ईकेटी का पेपर उनको एक एक्स्ट्रा देना पड़ता है, उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हो। अभी पब्लिक डिमांड मैक्सिमम बच्चों की ये है कि आप लॉजिस्टिक, एडमिन, अकाउंट्स और फ्लाइंग के बारे में बताएं, तो मैं उसके बारे में बता रहा हूं। और अगर आपको इस टाइप की नोटिफिकेशन पसंद आ रही है तो हम टाइम टू टाइम इस चीज को प्रोवाइड करते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। और इस कोर्स की हम पूरी तैयारी भी करवा रहे हैं, अभी मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। पहले आप इसका एग्जाम पैटर्न समझ लो। 100 क्वेश्चन हो गए, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, 1/3 माइनस मार्किंग है। इसके अंदर कट ऑफ कितना जाता है? कट ऑफ आप मान के चलो कभी 150 रहता है, कभी 155, लास्ट टाइम 165 था। मतलब 165 तो आपको मिनिमम लाने ही लाने हैं, तब आप कह सकते हो कि हाँ हम सेफ कैटेगरी के अंदर है। लेकिन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एग्जाम को अगर आपने सिर्फ क्रैक करना फोकस है तो मत करो, क्योंकि अगर आप लॉजिस्टिक, एडमिन, अकाउंट से बात आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आप लॉजिस्टिक एंट्री से जा रहे हो, आप कम से कम टारगेट रखो 190 प्लस का। अगर आप रिकमेंड हो गए एएफएसबी से तो वहां पे बहुत मिनिमम मार्क्स मिलते हैं, आगे आप मेरिट लिस्ट तक नहीं थ्रू हो पाओगे, और वहां उस टाइम पे आपको इतना बुरा लगेगा। इसलिए कह रहा हूं, मेन आपका पहला स्टेप होना चाहिए। अगर आप एक आर्मी ऑफिसर की तरह सोच रहे हो तो आपका पहला स्टेप उस पे होना चाहिए जिस पे आप कंसंट्रेट कर रहे हो, उसको आप पहले क्रैक करो, फिर मैं आपको एएफएसबी का भी बताऊंगा। 190 प्लस आपने टारगेट करना है। और क्वेश्चंस आपने कितने अटेम्प्ट करने पहले देख लेते हैं। बाइफरकेशन क्या है? क्वांट के अंदर 18 से 20 क्वेश्चन आपके बनते हैं, कभी 18 होते हैं, कभी 20 होते हैं, कभी 19 होते हैं, तो आपने मोटा मोटी 20 पकड़ के चलना है। जनरल अवेयरनेस से आप 25 क्वेश्चन मान लो, रीजनिंग से आप 30 मान लो, ठीक है। और जो लेफ्ट ओवर क्वेश्चन हैं, जैसे 25 से 20 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो आपके इंग्लिश से बन जाते हैं। तो ये होता है आपका एग्जाम पैटर्न कि मतलब इंग्लिश में आपके 25 तो आएंगे, रीजनिंग में आपके 30 बनेंगे, ठीक है। उसके बाद में 25 क्वेश्चन यहां से आते हैं, 18-20 अगर कोई छोटे कम पड़ गए तो वो इधर उधर से मैनेज हो जाते हैं, लेकिन मैथ्स का जो पोर्शन है वो 18 से 20 क्वेश्चन का ही आता है। अब आ जाते हैं इस एग्जाम को आपको किस तरीके से क्रैक करना है। 2 महीने है आपके पास, मेन उस मुद्दे पे आते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, जो बच्चे तैयारी में नए हैं उनको मैं बता दूं कि जनरल अवेयरनेस का, और जो बच्चे रिवाइज करना चाहते हैं, मैं पूरा कोर्स करा रहा हूं जनरल अवेयरनेस का। मैंने उसको टारगेट करके बनाया था रेलवे, ग्रुप डी और एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए, लेकिन जिस हिसाब से वो हमारा कोर्स चल रहा है, हम सब्जेक्ट वाइज चल रहे हैं। विद इन 2 मंथ्स मैक्सिमम 40 to 50 क्लासेस होंगी। आपका पूरा जीए का पोर्शन खत्म हो जाएगा। वहां पे नीचे प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके चेक करो। एग्जाम से पहले पहले आप जीए में काफी स्ट्रांग हो जाओगे। इस हिस्से की आपकी फिर टेंशन खत्म हो जाएगी। इतना कंप्लीट कोर्स मैं गारंटी देता हूं यूट्यूब पे कोई फ्री में नहीं दे रहा। और कराने का तरीका भी ऐसे है मेरा कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाता हूं पिछले एग्जाम्स के, और वहां से आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टॉपिक वाइज जो बनती है वो मैं देता चल रहा हूं। अभी उस कोर्स की 7 क्लासेस ऑलरेडी आ चुकी हैं। पॉलिटी हम लोग खत्म कर चुके हैं, इसके बाद हिस्ट्री आएगी, फिर ज्योग्राफी, और उसके बाद हम स्टैटिक जीके और जनरल जो आपका करंट अफेयर्स होता है वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो जीए के अंदर आपको एफकेट में स्पेसिफिकली बता रहा हूं, एफकेट के अंदर किन टॉपिक्स में फोकस करना है। पहली चीज पॉलिटी, यहां से आपके 2 से 3 सवाल बनेंगे ही बनेंगे। हिस्ट्री,
ठीक है, ये तो हो गए आपके सब्जेक्ट्स। मैं आपको वेटेज बता देता हूं कि क्या क्या ज्यादा रहती है इसमें। आजकल सबसे ज्यादा स्टैटिक जीके का भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एयरपोर्ट कहाँ है, कौन सा स्टेडियम कहाँ पे है, कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, कौन सा डैम कौन सी नदी के ऊपर है। तो ड्रेनेज सिस्टम यानी कि आपका ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन बनते हैं, कई बार क्वेश्चन बने। आप प्रीवियस ईयर इसके जाके चेक करना, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं होते हैं, सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर में, चाहे रेलवे का पेपर हो, एसएससी का पेपर हो, वो बार बार रिपीटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे वहां पे। जनरल अवेयरनेस में दूसरी चीज सबसे ज्यादा आपको किस पे फोकस करना है, एक तो ये, दूसरी चीज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ऑफ एटलीस्ट लास्ट 9 मंथ्स, इतना तो आप मान के चलो, करंट अफेयर्स इतना आपको करना ही करना है। इसके बाद में जो डिफेंस से रिलेटेड न्यूज होती है कि डीआरडीओ ने अभी किस मिसाइल को शुरुआत करी, या फिर आपकी जो मिलिट्री रैंक्स होती हैं नेवी, एयरफोर्स, आर्मी के अंदर, वहां से क्वेश्चन बन जाता है। कोई नई स्टैब्लिशमेंट हुई है, तो ये सारे क्वेश्चन, कितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज के नाम हो गए, ये सारी चीजें भी, तो मिलिट्री जीके आप इसको कह सकते हो, जीके रिलेटेड टू डिफेंस, रिलेटेड टू डिफेंस। अगर आप इन चीजों पे फोकस कर देते हो, सिर्फ यही टॉपिक्स उठा के पढ़ते हो, और मेरे कोर्स में मैं यही टॉपिक्स आपको करवा रहा हूं, तो आपका गारंटीड है कि आपको जीए में दिक्कत नहीं आएगी। जनरल अवेयरनेस के 25 में से कम एफकेट के बता रहा हूं 20 आप बिल्कुल ठीक करके आओगे। और वहां पे एक्यूरेसी पे ध्यान देना, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। 70 क्वेश्चन, 70 का मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपने 70 ठीक लगा दिए, कितने मार्क्स बन गए आपके? 210 नंबर। 190 का आपका जो बैरियर है वो क्रॉस हो जाएगा आराम से। जहां आपको लगे कि मैं 70 पे एक्यूरेसी के साथ खड़ा हूं एग्जाम पॉइंट, जब आप एग्जाम दे रहे हो, तो 70 के बाद अगर आपको किसी क्वेश्चन में रिस्क उठाना पड़े तो आप मत उठाना, अगर कंफर्म हो तो ही लगाना। इसलिए बोल रहा हूं एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। और एक्यूरेसी आप किन 2 सब्जेक्ट्स में बना सकते हो, वो है मैथ्स और रीजनिंग। तो पहली बात तो मैंने जीए की आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। एक बार जाके मेरे लेक्चर्स अटेंड करके देखो, ना पसंद आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बेशक गाली देके चले जाना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं किस लेवल की जीके आपको कवर करवा रहा हूं अपने कोर्स के थ्रू। नीचे जाओ, प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, 1 2 3 4 लाइंड अप है टॉपिक वाइज लेक्चर्स, आप जाके एक बार देखो। वो हमारा कोर्स चल रहा है, ज्यादा दिन नहीं हुए, 27 नवंबर से शुरू करा है। कोशिश मेरी रहेगी कि अभी ग्रुप डी की भी नोटिफिकेशन आने वाली है। एनटीपीसी के बारे में मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा कि उन्होंने रिजल्ट भी अनाउंस करने की इन्होंने डेट निकाली है और एग्जाम लेने की भी, तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप एफकेट के लिए आ जाओ कि मैंने आपको ये बता दिया, जनरल अवेयरनेस हो गया। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो बॉस, जो मैथ्स का है हिस्सा, इसके अंदर अगर पेपर में आते हैं आपके, मान लीजिए 18 से 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसमें से आप कम से कम 16 एकदम ठीक मार के आओगे, सिर्फ अगर आप अरिथमेटिक वाले पोर्शन पे ध्यान दे देते हो तो। अरिथमेटिक फिर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते। एफकेट के फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, मैं बता देता हूं, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये है सारे आपके अरिथमेटिक के टॉपिक्स। इनको अगर आप अच्छे से कर जाओगे, HCF LCM से भी आ जाता है क्वेश्चन, अगर आप इन सारी चीजों को अच्छे से कर जाओगे तो मैथ्स में आप कहीं नहीं रुकने वाले। बस मैंने रेलवे वालों के लिए भी एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई, उनको भी मैंने यही बात बोली थी कि आपने मैथ्स के अंदर बिल्कुल गलती नहीं करनी है, जिसमें आप श्योर हो वो लगाना, और मैथ्स में गलती होनी भी नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है किस पे, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाने हैं, रीजनिंग और मैथ्स सबसे ज्यादा लगानी है, क्योंकि यही आपकी बनाएंगी एक्यूरेसी। आपने अगर 70 क्वेश्चन का टारगेट लिया है, मैं सिर्फ एग्जाम निकालने के लिए आपको बोल रहा हूं कि आप कट ऑफ से थोड़ा सा आगे चले जाओ, ताकि आप आगे तक पहुंचते हो तो आप सेफ रहो। रीजनिंग के अंदर आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 में से 28 का टारगेट आप बनाओ कि आप बिल्कुल एक्यूरेट ठीक मारोगे, और 2 को अगर आपको डाउट है तो उसको आप टच भी नहीं करोगे। अगर आप एक्यूरेसी से चलोगे, हमने ज्यादा अटेम्प्ट जब करने ही नहीं है तो फिर क्यों रिस्क उठाना है। तो 28 आप यहां से लगा दो, 16 आप वहां से लगा दो, आपके बन गए 54 यहीं पे। अब ले दे के आपके पास जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश पूरी बची हुई है। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन मान लो, 25 इसके मान लो, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 55, मतलब ये 57 58 में से इतने 25 20 ऐसे बन जाएगा आपका 45 के अंदर से। अगर आप, मैं बोल रहा हूं, अगर आप मोटा मोटी 25 नंबर भी ले आते हो,
ठीक करके, तो आपके 54 + 25, तो आपका तो वैसे ही कई सारे क्वेश्चंस कितने ठीक हो जाएंगे, 79। बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो आप। एफकेट कोई बहुत टफ एग्जाम नहीं है, बस सही अप्रोच की जरूरत है। तो रीजनिंग को आप किस तरीके से प्रिपेयर करोगे, कोई पर्टिकुलर टॉपिक उठा के पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी, डायरेक्ट जाओ, मॉक लगाओ, प्रैक्टिस से रीजनिंग हो जाएगी बढ़िया। और जो बच्चे नए हैं, जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, तो उनको मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि इस वक्त पहली चीज तो इंग्लिश में कई बार बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं, एरर डिटेक्शन हो गई, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें रिस्क मत उठाना। हमने अटेम्प्ट बहुत ज्यादा नहीं करने हैं, लेकिन जितने करने हैं ठीक करने हैं। तो इंग्लिश के अंदर आप वोकैब पे फोकस दो, रोज 1 से 1.5 घंटा वोकैब आप करो, जिसमें आप 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते रहो, सिनोनियम एंटोनियम्स करो, ठीक है, एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। आप ये 4 चीजों पे फोकस दो। बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल टेक्निकल घुसने की जरूरत नहीं है। आई होप इतने आप इंटेलिजेंट हो कि कॉम्प्रिहेंशन और सेंटेंस अरेंजमेंट ये सारी चीजें आप लगा सकते हो। अगर आपको लगे कि मेरे को एरर डिटेक्शन के अंदर दिक्कत है, तो उसे छूना ही मत, यहां से नंबर उठाओ ना। ये हिस्सा है रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश के अंदर से ये वाला हिस्सा है, कॉम्प्रिहेंशन है, आराम से क्लियर कर लोगे एग्जाम। और जनरल अवेयरनेस का मैंने आपको बता ही दिया है कि टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हमारा यहाँ पे कोर्स चल रहा है, जाके ज्वाइन करो, ना कोई आपको पैसा देना है। किस तरीके से आपको करना है, बस नीचे जाओ, रेडियन लर्निंग को सब्सक्राइब करो, ऊपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करोगे, स्टार्टिंग फ्रॉम लेक्चर 1 मैं आपको वहां पे सारी चीजें शुरू से लेके एंड तक लेके चल रहा हूं। एग्जाम आपका निकलेगा। आपको मैं एक बात और बताए, तो लोग नोटिफिकेशन बताते हैं, उसमें ये नहीं बताते, एफकेट का जो है, एफकेट का रिजल्ट आता है काफी जल्दी, मैक्स टू मैक्स 1 मंथ, इतना मान लो 1 महीने से 1.5 महीने के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद में जो आपका वेबसाइट खुलेगी, आपको अगर आपका एग्जाम निकल जाता है, तो मोस्ट हाई चांसेस ये हैं कि आप 2 महीना अगर तरीके से तैयारी करो, ये एग्जाम आप निकाल लोगे। एग्जाम जब आपका निकल जाएगा, उसके बाद में एएफएसबी की डेट सिलेक्शन का ये लोग ऑप्शन देते हैं, जो आपको सीडीएस में नहीं मिलता। सीडीएस का रिजल्ट भी लेट आता है, और सीडीएस में फिर भी यह है कि कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा रहता है। कंपटीशन यहां पे आपको एएफएसबी में ज्यादा मिलेगा, क्योंकि बच्चे यहां पे होते हैं ज्यादा। मान के चलो किसी भी सेंटर पे चले जाओ, 250+ है, 4 सेंटर है आपके यहाँ पे, अभी 5वां भी है, गुवाहाटी भी है। तो आप कहां कहां एएफएसबी दे सकते हो, देखो वाराणसी है, ये मैं आपको बहुत डिटेल्ड बातें बता रहा हूं, जो बच्चे नए हैं उनको नहीं पता होगी, जिनका एक्सपीरियंस नहीं है। वाराणसी है, देहरादून है, सबसे फेवरेट सेंटर है बच्चों का देहरादून, उसके बाद में मैसूर है, ठीक है जी, और आपका है गांधीनगर है, गांधीनगर है, और गुवाहाटी है। तो ये सारे आपके सेंटर्स होंगे एएफएसबी के लिए। ये सेम प्रोसेस होता है, ये 5 डे का इंटरव्यू होता है। आपको जब ये आप एग्जाम क्लियर कर लोगे, आपको डेट सिलेक्शन और वेन्यू सिलेक्शन की जगह मिलेंगी। मेरे हिसाब से ज्यादातर बच्चे वैसे इसको प्रेफर करते हैं, देहरादून को, लेकिन अभी आप कहीं भी चले जाओ, सारे एएफएसबी बोर्ड्स अच्छे हैं। मैसूर चले जाओ, गांधीनगर चले जाओ, मैं हर जगह होके आया हुआ हूं, तो मैं आपको इतना गाइड कर सकता हूं कि आप वहां पे जाओ, वो 5 डे का आप एक्सपीरियंस जरूर उठाओ अपनी लाइफ में। रिजल्ट कुछ भी हो यार, लेकिन आप इसमें सीखोगे बहुत कुछ। और अगर आपके अंदर वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं और आप अच्छे से वहां पे डिस्प्ले कर जाते हो, तो आपको ये आपकी ड्रीम जॉब मिल जाएगी। इससे बेस्ट जॉब नहीं है, इस बात की गारंटी है। जो बच्चे सीरियसली तैयारी करते हैं वो इस बात को जानते हैं। हाँ, 4 दिन का टाइम मिलेगा, 4 से 5 दिन में सेंटर्स बुक होने लग जाते हैं सारे। तो फिर एंड में क्या होगा, अगर आप अपनी मर्जी का नहीं उठा पाए सेंटर, तो आपको वहां जाना पड़ेगा, जैसे दूर जाना पड़ सकता है। अगर आप नॉर्थ में रहते हो और आपको नीचे भेज दें मैसूर, तो आप अपने हिसाब से सेंटर सिलेक्शन कर सकते हो पहली बार। फिर आप जब एएफएसबी में जाओगे, पहले एग्जाम निकालो, फिर मैं आपको एएफएसबी के लिए भी जितना मैं आपको बता सकता हूं टिप्स, वो मैं आपको दे दूंगा। फर्स्ट डे आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस रीडिंग टेस्ट होगा, पीपीडीटी होगा, आपका इंटरव्यू, डॉक्यूमेंटेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद में शाम को आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद में जीटीओ और इंटरव्यू चलता है, लास्ट डे पे कॉन्फ्रेंस होता है, और उसके बाद रिजल्ट अनाउंस होते हैं। तो ये सारा स्ट्रक्चर होता है एएफएसबी का। अभी आप उसको दिमाग से निकाल के एग्जाम पे फोकस करो। 2 महीने का टाइम है, अच्छा स्कोर करके आपने एग्जाम निकालना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करके शेयर जरूर कर देना। आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं करते हो, इसको शेयर जरूर कर दिया करो। दूसरी बात यह है कि आपको जीए के कोर्स से जुड़ना है, तो नीचे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट से लेके आप लेक्चर शुरू कर सकते हो। 1 से 2 लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा कितना ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको कंटेंट यहाँ पे मिल रहा है। बस अपने नोट्स बनाते जाना, एंड ऑल द बेस्ट। ये जॉब आपको लेनी है। थैंक यू सो मच।